संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम कल से शुरू होगा। हालांकि जामा मस्जिद में सफाई का काम शुरू हो चुका है। जामा मस्जिद के सदर ने बताया है कि सफाई का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि मस्जिद पर पहले की तरह हरा और हल्का पीला रंग होगा। जहां जहां पर पुताई का काम होना है उस जगह का आज एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया हुआ है, जिसमें 3 दिन बीत चुके हैं। पुताई होगी। अब तो आज अभी सफाई सुथराई करेंगे इसकी पुष्टि की। अच्छा, जैसे हाईकोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था, 3 दिन तो गुजर चुके। हाँ, तो 4 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अब देखते हैं, कोशिश करेंगे कि 4 दिन में हो जाए। तो ये अब तक की ये जो देरी रही, इसे किसी जिम्मेदार ठहराते हो? त्यौहार आ गए ना बीच में। 12 तारीख की रात तक तो ऑर्डर ही मिल पाया। 13 तारीख को ये लोग आए, 14 में होली थी, आज फिर आए। क्या अप्रूवल हो गया इनका एएसआई? हाँ हाँ, हो गया, सब हो गया, सब हो गया। तो सामान आ गया पुताई का सारा? हाँ, सब चीज़ें। कौन कौन से कलर से यहाँ पेंट किया जाएगा? तो भैया पहले से तो सफ़ेद, हरा और हल्का वैसा है सुनहरी, उन्हीं से कराएंगे जैसा होता चला आया वर्षों से। अरे पर आपत्ति जताई थी मंदिर पक्ष वाले। वो अनावश्यक है, अनावश्यक है। एएसआई की टीम पहले जिस तो लेट आई 12 बजे के आसपास, और आने के बाद में उन्होंने जो है लेबर कितनी लगनी है इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और मटेरियल कितना लगेगा, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आज से शुरू करवा दिए। अब अगर नहीं तो कल से शुरू करा देंगे। जैसे एएसआई के अधिकारी ने अभी ये कहा है कि कल से शुरू करेंगे, आज नहीं करेंगे। नहीं, इन लोगों का लग रहा है कल से शुरू करने के लिए। हमने यही कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, 7 दिन का टाइम दिया गया था आपको, 3 दिन गुजर चुके हैं, जल्द से जल्द कराएं। सर, कितने लोग रहे होंगे टीम में? टीम में 3 लोग आए थे। अच्छा, लेबर कौन सी लगेगी? लेबर ये लेकर आए हैं और यहीं से अरेंज कर रहे हैं, लोकल से यही लोग। संभल की बहुचर्चित जामा मस्जिद की पुताई रविवार को होगी। 12 मार्च को हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद की पुताई का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई की टीम संभल पहुंची थी, जहां पर टीम ने मेजरमेंट किया है, वहां पर ही जायज़ा लिया है कुल कितने पोर्शन में पुताई होनी है। दरअसल में हाई कोर्ट ने मस्जिद की सजावट का आदेश दिया है और बाहरी पोर्शन की पुताई का आदेश दिया है। इसके बाद में एक दिन होली का पड़ा है। बाद में आज एएसआई के पेंटर और एएसआई के अधिकारी जामा मस्जिद पहुंचे हैं, जहां पर अधिकारियों ने करीब 2 घंटे जामा मस्जिद में इस बात का जायज़ा लिया है कि पुताई में कुल कितना पेंट लगेगा और कितनी लेबर लगेगी। करीब 2 घंटे बाद अधिकारी जामा मस्जिद से बाहर निकल आए हैं। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है, ठेकेदार का कहना है कल पुताई होगी। वहीं पेंटर भी यही बता रहे हैं कि पुताई कल होगी, और जामा मस्जिद कमेटी के सचिव और सदर ने भी कल पुताई होने की बात कही है। ताकि हाई कोर्ट ने 7 दिन के अंदर पुताई का आदेश दिया था, इसमें से 3 दिन अब बीत चुके हैं। 4 दिन में ये पुताई होनी है, तो रविवार को ये पुताई शुरू हो सकती है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। कल से संभल की जामा मस्जिद में पुताई का काम शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले हरे और भगवा रंग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। संभल में संतों का कहना है कि अगर हरे रंग से पुताई की गई तो फिर भगवा रंग भी होना चाहिए, नहीं तो केवल सफेद रंग से मस्जिद की पुताई की जाए। क्योंकि ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो, अन्यथा भगवा पुताई नहीं हो रही है तो उसमें हरे रंग की भी पुताई नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ये रहेगी माननीय न्यायालय के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारी मांग ये रहेगी कि उससे जो है सफेद कलर किया जाए, ना ही वो हिंदू का कलर होगा, ना ही वह मुस्लिम का कलर होगा। उन लोगों ने न्यायालय में मामला चल रहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है। आगे क्या स्टेप है आपका? आगे हमारा चल रहा है कानून कार्रवाई। किस तरह की? कोर्ट में चल रही है, वो कोर्ट ही बताएगा कैसे चल रही है। कोर्ट न्यायालय देता रहता है दिन रात कोई ना कोई आदेश। अभी कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो उसकी पुताई होगी बाहर, तो उसके लिए हम लोग आए हैं कि नहीं होनी चाहिए पुताई। हमारे भी अधिकार है, वो सबका है, क्योंकि एसआई की बिल्डिंग है, पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग है, इसलिए सबका अधिकार है, पूजा करने का अधिकार। कहाँ पर? हरिहर मंदिर में। डीएम एसपी संभल आए थे कोतवाली में, तो अब उनसे भी मिले हैं, क्या मांगे? हमारी यही मांग है कि मंदिर में हमें पूजा की अनुमति दी जाए। मामला तो न्यायालय में है।
हाँ, तो न्यायालय में है तो न्यायालय से ही मांग कर रहे हैं, सबसे मांग कर रहे हैं हम। तो अब आपने डीएम साहब से, कप्तान साहब से मुलाकात की है, हाँ। उनसे आपने बात रखी, उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया? उन लोगों ने न्यायालय में मामला चल रहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है। आगे क्या स्टेप है आपका? आगे हमारा चल रहा है कानून कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई? कोर्ट में चल रही है, वो कोर्ट ही बताएगा कैसे चल रही है, कोर्ट न्यायालय। संभल के सभी तीर्थों को प्रशासन खोजेगा। संभल डीएम राजेंद्र पैंसिया ने सभी 68 तीर्थों को खोजने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के तीर्थों पर बीते दिनों एक बयान दिया था, जिसके बाद संभल डीएम ने संभल के सभी 68 तीर्थों को ढूंढने का भरोसा दिया है। संभल में कुल 87 देव तीर्थ हैं, 19 महाकूप है और 68 तीर्थ या जल तीर्थ हैं। तो उनमें से कुल 54 मिल चुके हैं, शेष को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि एक लंबा कालखंड के अंदर बहुत से अतिक्रमित भी हो गए हैं, कुछ विलुप्त भी हो गए हैं। तो नक्शे के अनुसार उनको देखा जा रहा है और 100% तीर्थ मिलेंगे और उनका पुनरुद्धार होगा, सौंदर्यीकरण होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी चाहते हैं कि जो संभल है वो एक तीर्थ नगरी, एक पर्यटन नगरी बने, क्योंकि इसी से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप देख ही रहे हैं किस तरह से प्रयाग, अयोध्या, काशी, सब जगह, मथुरा और सभी जगह पे यदि एक तीर्थ विकसित हो जाता है तो वहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं और वो वहाँ की अर्थव्यवस्था या आर्थिक रीढ़ बनता है। तो संभल भी भविष्य में एक तीर्थाटन और पर्यटन का एक अच्छा नगर बनेगा, तीर्थ नगरी बनेगी और भविष्य में लोगों के रोजगार का बड़ा साधन बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संभल के पौराणिक महत्व को बताते हुए कहा था कि हम सभी 68 तीर्थों को खोज करेंगे और 18 तीर्थों को हमने खोज निकाला है, अन्य तीर्थों की तलाश जारी है। 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है और सब तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे, जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? संभल में जामा मस्जिद के पास चहलकदमी करते युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। युवक नमाज खत्म होने के बाद में जामा मस्जिद के पास संदिग्ध परिस्थिति में घूम रहा था। कांशीराम की जयंती पर दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब खराब शासक हो सकता है, लेकिन नाथूराम गोडसे से बेहतर था। आज भाजपा के नेता इस देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, जिसके नाते हिंसा दर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही हिंसक थे और उनको सबसे खराब बादशाह माना गया, मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है वो खराब रहे हों, लेकिन नाथूराम गोडसे से बेहतर थे, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की हद कर दी। हम समझते हैं जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं उनको पहले अपने दामन पर झांक कर देखना चाहिए। मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला बोला है। मुसलमानों को गुमराह और मुसलमानों को भयभीत करने का आरोप लगाया। रजवी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरह से आजाद है, मुसलमानों को कभी त्योहार मनाने से नहीं रोका गया। कि आजाद भारत में मुसलमान आजाद है
और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है, चाहे नमाज रोजा हो, हज ज़कात हो, जलसा जुलूस हो, नजरो नियाज हो, फातिया हो या और दूसरी तकरीबात हो, उर्स वगैरह हो। तमाम प्रोग्राम आजादाना तौर पर मुसलमान अंजाम देता है। कभी कोई हुकूमत का अहलकार न रोकता है, न टोकता है, न इसके अलावा और भी कोई शख्स न रोकने के लिए आता है, न पाबंदी की बात करता है। तो इसलिए यह कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें हैं। मंत्री जेपीएस राठौर ने ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। जेपीएस राठौर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। वहीं ओवैसी को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की बात करने वाले ओवैसी पाकिस्तान चले जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य के भीतर औरंगजेब बाबर की आत्मा घुस गई है और वो नहीं निकल रही है। कभी वो बाबर के पक्ष में बयान देते हैं और कभी वो औरंगजेब के पक्ष में बयान देते हैं, और इसीलिए राजनीति से इतना विचलित होते हुए आज किस हाल में पहुंच गए हैं और उससे बुरा हाल उनका होने वाला है। अगर उनको सद्बुद्धि आ जाए तो मुझे लगता है कि वो बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं देश समाज के लिए। और भी कुछ कहा है उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जाने वाले नहीं हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनको चाहते भी नहीं कि वो पाकिस्तान जाएं, वो सब लोग यहीं रहें, लेकिन वो कम से कम पाकिस्तान की भाषा ना बोलें। जब वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं तो ख़राब लगता है। जो वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के लोग जो बोलते हैं, जो दहशतगर्दों की भाषा बोलते हैं, जब आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं तो ख़राब लगता है। अगर जिस दिन वो पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद कर देंगे, निश्चित रूप से उनको यहाँ के भारत की जनता उनको सर आंखों पर उठा लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से तत्काल तमाम समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि गोरखपुर में होलिकोत्सव मनाने के बाद में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार के बाहर एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी गईं। यूपी बीजेपी कल यानी कि रविवार को अपने नए जिला अध्यक्षों की घोषणा करेगी। जिला मुख्यालयों पर निर्वाचन अधिकारियों और साथ ही जिले के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे नामों की घोषणा होनी है। लिहाजा तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी यूपी में जिला अध्यक्षों की घोषणा का नया फॉर्मूला अपना रही है। जिला अध्यक्षों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। संगठन पर्व के अंतर्गत बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव सुनिश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। चुनाव अधिकारी अपने जिला केंद्रों पर जाएंगे, पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और सभी जिला कार्यालयों पर एक बड़ी बैठक जिसमें मंडल, जिला, उस स्थान पर निवास करने वाले प्रदेश और राष्ट्र के भी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और सबके सामने चुनाव अधिकारी जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। संभल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गुलफाम सिंह की हत्या के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी ने गुलफाम सिंह के परिवार में मुलाकात की थी और साथ ही मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की है। आदरणीय गुलफाम सिंह जी हम लोगों के वरिष्ठ साथी थे और सार्वजनिक जीवन में हमारी पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी पार्टी की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ और सरकार भी, पुलिस प्रशासन भी सजग है। जो भी दोषी हैं, जो भी इस कृत्य में शामिल हैं, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बन सके। और हम सब लोग आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा संगठन परिवार उनके परिवार के साथ खड़ी है, उनके साथ।
आगरा से आईएसआई एजेंट रविंद्र की गिरफ्तारी मामले में रविंद्र के परिजनों का बयान सामने आया है। पत्नी और पड़ोसियों ने रविंद्र को बेकसूर बताया और कहा कि रविंद्र सरल स्वभाव के थे और उनको हनी ट्रैप के चलते फंसाया गया। आपको बता दें कि आगरा के बिंदु कटरा के रहने वाले रविंद्र के बारे में लखनऊ एटीएस टीम की पाकिस्तानी एजेंट होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद में लखनऊ की एटीएस टीम ने शुक्रवार को आगरा से रविंद्र को गिरफ्तार किया और लखनऊ ले गई थी। है और कुछ नहीं है, ये केवल एक हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप में उन्हें फंसाया गया है, मेंटली कुछ प्रेशर डाला होगा, इस चक्कर में उनको लेके गए हैं वो लोग। उन पर आरोप लगाया गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रहते हुए तमाम दस्तावेज नहीं, ये चीजें नहीं है, ये चीजें गलत है। और आगे हमारे वकील है, वकील आगे हमें जैसा गाइडलाइन करेंगे। पाकिस्तान से नहीं कोई पाकिस्तान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही एक सज्जन पुरुष है, बहुत ही जेंटलमैन है। उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। घर में आसपास सब लोग इस चीज को जानते हैं कि रविंद्र कुमार है। देखिए 70 सालों से तो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं आस पड़ोस में, और इनके बाप दादा भी बहुत बढ़िया लोग थे। और कल जब हमने न्यूज देखी दैनिक जागरण में, तो हम खुद उस न्यूज को देख के सन्न रह गए हैं, क्योंकि वो सुबह 8 बजे चले जाते थे और शाम को 10 बजे आते थे। तो कोई ऐसे मेल मिलाप तो था नहीं, ये जानकारी कुछ थी नहीं। और कल न्यूज में आया तो पूरा मोहल्ला और अपने गली वगैरह सारे लोग इस समय दंग हैं ये सब सुन के। कैसा लोगों से मेल जोल था पड़ोसियों? मेल जोल तो ऐसा कुछ खास रखते नहीं थे, क्योंकि सुबह 8 बजे कोई इंसान चला जाएगा, रात में 10 बजे आएगा, तो मेल जोल तो ऐसा नहीं था। लेकिन इस तरीके की गतिविधि में होंगे ऐसा भी कभी नहीं सोचा था हमने। मेरठ में क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर पिटाई का मामला सामने आया है। प्रतीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में हमलावरों ने डॉक्टर की बुरी तरह से पिटाई की और डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। डॉक्टर को इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया। दरअसल डॉक्टर पर आरोप है कि महिला को जबरन अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था और महिला ने ये बात अपने घर पे बताई, जिसके बाद में पति और उसके साथियों ने मिलकर डॉक्टर की पिटाई की और डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में महिला के पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और फिलहाल पुलिस की ओर से 2 बिंदुओं के तहत जांच पड़ताल की जा रही है। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के गांव बली निवासी पप्पू नामक व्यक्ति ने थाने पे तहरीर दिया कि उनके भाई धर्मेंद्र का प्राइवेट पार्ट काटकर कुछ लोगों ने घायल कर दिया है उन्हें। प्रकरण में थाना परीक्षितगढ़ पे मुकदमा दर्ज किया गया और इस घटना में शामिल विक्रम, विवेक और सतीश नामक तीनों व्यक्तियों को थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर में शारदा नदी में नाव पलट गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों और गोताखोरों ने रेस्क्यू कर 7 लोगों को नदी से बाहर निकाला, जबकि एक अभी भी लापता है। उसकी तलाश जारी है। स्थानीय गोताखोर और ग्रामीण लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। तंबोर थाना क्षेत्र के ग्राम रतनगंज की घटना है। बताया जा रहा है कि एक छोटी नाव पर 12 लोग सवार होकर शारदा नदी पार कर रहे थे। जब नाव नदी के बीचों बीच पहुंची तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और नाव नदी में पलट गई। डूबने से मौत हो गई थी। उसी की मिट्टी में सब लोग आ रहे थे और जो ये लोग खत्म हुए, एक संजय मुर्जी रायपुर के हैं, एक उनकी सगी बहन है वहीं की खुशबू, एक लड़की है। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 2 महिलाएं, एक जेंट्स। एक जेंट्स है। तो एक कैसे हो गया हादसा? ये लोग मिट्टी लेने जा रहे थे, नाव में बैठे, नाव का बैलेंस बिगड़ा और नाव वहीं पलट गई। पीलीभीत में 16 वर्षीय युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। न्यूरिया थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने गांव बिथरा के रहने वाले 16 साल के पूरनलाल की हत्या की थी। 10 मार्च को पूरनलाल को धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या भी इतनी विध्वंस की गई कि लाश के 6 टुकड़े किए गए थे और बताया जा रहा है कि बॉबी नाम का हत्या आरोपी गांव में ही मीट बेचने का कारोबार करता था और मीट काटने वाले बांके से ही पूरनलाल के टुकड़े कर दिए और उसको बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने घरवालों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करते हुए 3 की गिरफ्तारी कर ली है। जा रहा है कि पहले उसकी गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद शव को जो है 5 अलग अलग खंडों में जो है इसको काट दिया गया था और उसी रूप में 26 शव हमें जो है नदी में
प्राप्त हुआ था। घटना की जगह अंजाम दी थी और अलग अलग क्या फेंका था, जहाँ अलग था? घटना स्थल तो जहाँ से अभी हम बरामद हुआ है वहीं हम लोग मान के चल रहे हैं जो है। अभी और भी इनके निशानदेही पर जो है क्योंकि आला कत्ल भी वहीं से बरामद हुए हैं जो। जी नहीं, अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा प्रकरण नहीं है, लेकिन ये है कि ये मुर्गा और बकरे काटने का जो है अपना इसका व्यवसाय था। खबर चंदौली से है, जहां पर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और संयुक्त टीम की कार्रवाई में 65 लाख की शराब के साथ में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शराब की खेप पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी और पुलिस ने इनपुट के आधार पर सिंघी ताली हाईवे के समीप कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तारी तस्कर और तस्करी में इस्तेमाल वाहन स्वामी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल की है। चंदौली पुलिस का लगातार अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी क्रम में रात्रि में एसओजी की टीम और अलीनगर थाना की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक जानकारी इनको प्राप्त थी। उसी क्रम में एक ट्रक को हाईवे पे रोका गया था। हाईवे पे जब ट्रक को रोक के चेकिंग की गई तो पीछे उसमें वॉल पुट्टी थी। वॉल पुट्टी को जब और बाद में चेक किया गया, उसके नीचे भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। जब इसकी क्वांटिटी हम लोगों ने चेक करी है तो ये इस लगभग 5648 लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 65 लाख रुपए है। लखनऊ में पुलिस ट्रक और कंटेनर की नंबर प्लेट बदलकर माल चुराने वाले इंटर स्टेट गिरोह का खुलासा करने पहुंची और पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पश्चिम बंगाल, 2 मुरादाबाद और एक आरोपी रामपुर का रहने वाला है। इस गिरोह ने लखनऊ से करनाल के लिए बुक 26 लाख रुपए का चावल चुराया था और बताया जा रहा है कि जिस ट्रक कंटेनर पर ऑर्डर बुक हुआ था, गिरोह के लोग उसकी फर्जी नंबर प्लेट आरसी परमिट बनवा लेते थे और बीच रास्ते में असली ट्रक कंटेनर से फर्जी नंबर प्लेट, आरसी परमिट और साथ ही ट्रक कंटेनर में सामान ट्रांसफर करता था। इसके बाद में चुराया गया सामान देश के अलग अलग हिस्सों में बेचता था। इस गिरोह के पास से लखनऊ से बुक कर चुराया गया 26 लाख रुपए का बासमती चावल बरामद किया गया है। एक ब्लैकबक नाम की वेबसाइट है जिसके माध्यम से उन्होंने आगे ये ट्रांसपोर्टर की बुकिंग करा दी थी, जिसके बाद ये जो चावल था ये करनाल पहुंचा नहीं था। इसमें इन्होंने पुलिस को सूचना दी, हमने तत्काल ही इसमें एफआईआर पंजीकृत करा ली थी। इसमें आज हमको सफलता मिली है और इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टर का एक जो अंतर राज्य गिरोह चल रहा था उसका पर्दाफाश करा हमने और इसमें हम लोगों ने सफलतापूर्वक 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और जो घटना में प्रयुक्त कंटेनर था, एक स्विफ्ट कार थी और लगभग पूरा 26 लाख रुपए का जो चावल था। मुरादाबाद में होली पर गले न मिलने पर युवक के पैर में गोली मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल, 5 कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं और पुलिस ने कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि थाना कटघर क्षेत्र में होली पर गले न मिलने पर आरोपी अभिषेक ने विद्युत विभाग में तैनात युवक के पैर में गोली मार दी थी। आरोपी ने घायल के दोस्त को भी पिस्टल की बट से पीटा था। अभिषेक नाम के व्यक्ति ने 2 व्यक्ति जो होली खेलने जा रहे थे उनको रोक करके उनके साथ होली खेलने का आग्रह किया, लेकिन जो लोग जा रहे थे उन्होंने उस मना किया और मना करने पे अभिषेक ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें से 2 व्यक्तियों में जो एक अक्षय थे उनको पैर में गोली लग गई और बाकी जो दूसरा व्यक्ति उनके साथ था संजय, उसके सर में इसने बट से प्रहार किया। सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स मौके पर पहुंची और हम लोगों ने घायलों को अस्पताल